हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिमांड कर्व के बारे में और सप्लाई कर्व के बारे में। तो जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है, हम लोग डिमांड और सप्लाई साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो और पढ़ने में आसान हो। डिमांड पढ़ेंगे, सप्लाई अपने आप तैयार हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। तो लास्ट वीडियो आपने देख ही लिया होगा, ये हमारा उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। अब उसके आगे की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं डिमांड कर्व होता क्या है। A demand curve is a geometrical representation of demand schedules showing the relationship between price of a commodity and its demand। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड कर्व जो होता है वो एक तरीके से हमको दिखाता है कि हमारा जो भी हमारा क्या रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में। मतलब अगर प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में कितना चेंज होगा, यही दिखाता है हमारा डिमांड कर्व। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा पुराना एग्जांपल है कि 5 रुपीज़ का मिल्क है, तो डिमांड थी हमारी 2, क्वांटिटी हमारी 2 थी। फिर जब मिल्क 4 रुपीज़ का हुआ तो क्वांटिटी हमारी 3 हो गई। फिर यहाँ पे मिल्क 3 रुपीज़ का हुआ तो क्वांटिटी हमारी 5 हो गई। फिर हमारा मिल्क 2 रुपीज़ का हुआ तो क्वांटिटी हमारी 8 हो गई। तो ये समझ में आ रहा है देख के कि जैसे जैसे हमारा प्राइस घट रहा है, कम हो रहा है, वैसे वैसे हमारा डिमांड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जब भी कर्व बोलेगा तो आपको डिमांड शेड्यूल ज़रूर बनाना है एग्ज़ाम में। अगर आप डिमांड शेड्यूल बनाते हैं तो आपका कर्व में अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत भी होगा तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी एग्ज़ाम में डिमांड कर्व के बारे में पूछता है तो आपको उसका शेड्यूल ज़रूर बनाना है और फिर कर्व बनाना है उसके हेल्प से। तो आप देखते हैं, देखिए कैसे हम लोग इसके हेल्प से कर्व बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्राइस है 5 रुपीज़ और डिमांड है 2 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। तो 5 में हमने यहाँ पे 2 पे यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी ऐसे, ठीक है। इधर से 5 ले लिया, इधर से 2 ले लिया। उसके बाद देखिए अब 4 है और 3 है, तो इधर से 4 ले लिया। अब 4 हमारा क्या है, प्राइस है, तो प्राइस इधर होता है हमेशा। जब भी कोई भी कर्व बनाएंगे तो प्राइस हमेशा इधर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राइस हमारा इधर है 4, तो 4 हमने यहाँ से ले लिया। और इधर हमारा 3 है, तो 3 तो बना नहीं है, तो यहीं कहीं बीच में होगा 3, ठीक है। तो इसके सामने हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर ली। उसके बाद आते हैं दूसरे पे। फिर है 3 के साथ 5 है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो 3 के साथ हमने यहाँ पे 5 बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 के साथ 8 है, तो ये हमारा 2 प्राइस हो गया और 8 यहाँ पे आ गया। तो एकदम यहाँ पे हमने ऐसे प्लॉटिंग कर दी। तो इस तरीके से आपको प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। तो आपका कर्व एकदम परफेक्ट बनेगा। फिर इसको हमने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। प्लॉटिंग करते समय ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट्स है इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, तो उससे थोड़ा सा आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए डिमांड कर्व बन गया। तो डिमांड कर्व बहुत ही आसान है। अब इस चीज़ को आपको शो कर, अच्छा इसका आपको डेफिनेशन लिखना है, डिमांड कर्व होता क्या है। तो देखिए, अ कर्व विच शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ डिमांड for a commodity by a particular household at a various level of a price is known as individual demand curve। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरियस लेवल ऑफ प्राइस पे, ये देखिए ये वेरियस लेवल ऑफ प्राइस हो गया, अलग अलग लेवल, उस पर क्या डिमांड है एक हाउस होल्ड की, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी की, वही दिखाता है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें ज़्यादा बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए अलग अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि डिमांड कर्व क्या है, ठीक है। तो डिमांड कर्व जब भी आपको डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको शेड्यूल बना के, ये कर्व बना के, ये डेफिनेशन जो नीचे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इस डेफिनेशन को आप लिख देते हैं तो फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो सिंपली जो भी डिमांड और डिमांड, जो कमोडिटी की डिमांड होती है और जो प्राइस में फ़र्क आता है और जो डिमांड में फ़र्क आता है, उसी चीज़ को जब हम शेड्यूल से उठा के कर्व में बना देते हैं तो उसी को डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आपको ईजी है याद भी करने में। अ कर्व विच शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड
ऑफ द वेरियस लेवल इज ऑफ द प्राइस इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो देखिए डिमांड कर्व भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक होता है मार्केट डिमांड कर्व। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या होता है, एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में बात हो, मतलब एक इंडिविजुअल के डिमांड के बारे में बात होता है। तो यहाँ मिस्टर मोहन के डिमांड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। जब हम लोग मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि डिमांड जो होगी वो ज़्यादा गुड्स की होगी, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की होगी। जैसे यहाँ पे मोहन है तो उसमें कोई एक बंदा और बढ़ जाएगा, दो बंदे और बढ़ जाएंगे, तब वो हमारा इंडिविजुअल से मार्केट डिमांड होगा। देखिए इंडिविजुअल से मार्केट कैसे बनता है, इंडिविजुअल में एक आदमी होता है, मार्केट में एक से ज़्यादा होते हैं। तो यही आपको समझना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग सप्लाई कर्व में। तो देखिए सप्लाई कर्व कितना इजी है, अगर आपने इंडिविजुअल डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अ सप्लाई कर्व इज़ द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सप्लाई। देखिए एकदम सेम यही डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर लिया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का, तो आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं। सप्लाई कर्व एंड इज एन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस एंड इट्स सप्लाई। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी और सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमें सप्लाई कर्व दिखाता है। यही होता है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व फिर से यहाँ पे समझेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था जब आप सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं तो आपका फोकस होता है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। डिमांड के बारे में जब पढ़ते हैं तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, और जब सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन हमारा डिमांड की जगह वर्ड सप्लाई आ जाता है, प्राइस हमारा सेम रहता है। आप देखेंगे डेफिनेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। आप अगर एक डेफिनेशन याद करेंगे तो दूसरा डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ में शेड्यूल हमने पहले ही आपको दिखाया था, वही सेम शेड्यूल है। इस पर देखिए प्राइस ऑफ पेन है, तो मैंने आपको बताया था कि सप्लाई में डिमांड का रिवर्स होता है। अगर डिमांड में आप देखते हो प्राइस जब घटता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन सप्लाई में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सप्लाई बढ़ता है तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो हमारे जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऐसे गुड्स को बनाना पसंद करते हैं जिसमें हायर प्रॉफिट हो, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ती है। जब सप्लाई बढ़ता है कोई भी चीज़ का जब प्राइस बढ़ता है तो कॉस्टिंग उनकी नहीं बढ़ती, मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से उसका प्राइस बढ़ता है। तो वो पसंद करते हैं ऐसे गुड्स को बनाना जो हायर प्राइस पे बिके। तो वही मैं आपको यहाँ पे मैंने दिखाया, ये प्राइस इसका हायर हो रहा है मगर कॉस्टिंग उसकी वही है। अगर 50 पैसे पेन की कॉस्टिंग आ रही तो वो 50 पैसे ही है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो MRP है मार्केट में वो 5 रुपीज़ तक हो गई है। तो अब कोई भी कंज्यूमर होगा 50 पैसे का सामान 5 रुपये का बिक रहा है, आराम से वही तो बनाएगा। तो यही आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे पेन की प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे आप देखोगे कि जो सप्लाई है वो भी बढ़ रहा है। तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो जब भी एग्ज़ाम में आप लिखो तो आप सप्लाई के बारे में लिखो तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, और जब डिमांड के बारे में लिखो तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब देखते हैं कैसे बनेगा इसका शेड्यूल। जैसे इधर बनाए सेम इसी तरीके से। तो 1 के संग 4 है, तो ये हमारा 1 है, और यहाँ पे 4 है, तो हमने डॉट बना दिया। फिर देखिए 2 के संग 8 है, इधर 2 हो गया, इधर 8 हो गया। तो अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से आप कर्व बनाते हो तो नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इधर 3 है, इधर 11 है, तो 3 के संग हमने 11 यहाँ पे प्लॉटिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, 3 के संग 11 हो गया। अब आते हैं 4 के संग 13, तो ये हमारा 4 है और यहाँ पे 13 इधर कहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 13। उसके बाद क्या है, 5 के संग 15 है। तो अच्छे नंबर पाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी कर्व बना रहे हो, अभी हम लोग आगे बहुत सारे कर्व पढ़ेंगे, तो कोशिश हमेशा करिए कि शेड्यूल अगर मिल जाता है तो शेड्यूल बनाइए। तो शेड्यूल हमारे जो भी वीडियोस आप देखेंगे नॉर्मली सब में आपको हम शेड्यूल बना के दिखाएंगे। शेड्यूल बनाने से होता क्या है, एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे देता है। अब देखिए ये हो गया हमारा शेड्यूल।
देखिए डिमांड का शेड्यूल ऐसे बन रहा है और सप्लाई का शेड्यूल ऐसे बन रहा है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ना। डिमांड का ऐसे ऐसे टॉप से लेके बॉटम पे ऐसे आता है, ठीक है। और जो सप्लाई का होता है वो एकदम सीधा ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या बता रहा है सप्लाई में। तो अब सप्लाई के इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को और ज़्यादा डिफाइन किया गया है। यहाँ पे क्या बता रहा है, अ सप्लाई विच शोज़ द वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ सप्लाई फॉर अ कमोडिटी बाय अ पर्टिकुलर फर्म एट अ वेरियस लेवल ऑफ द प्राइस इज़ नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो इसका मतलब वही सेम हो गया, तो ये वाला डेफिनेशन लिख लीजिए ऊपर वाला, या तो ये लिख लीजिए। इसमें क्या है, सप्लाई कर्व विच शोज़ द वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ द सप्लाई फॉर अ कमोडिटी। सप्लाई कर्व वही दिखाता है, मतलब देखिए यहाँ पे सेम हम लोग ने डेफिनेशन यूज़ किया है, खाली बस जो सप्लाई डिमांड की जगह सप्लाई रख दिया, सप्लाई जगह डिमांड रख दिया। देखिए कितना आराम से आपको एक आपने याद किया और दूसरा अपने आप याद हो गया। सप्लाई कर्व दिखाता है, यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। सप्लाई फॉर अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर फर्म, ये आपको यहाँ पे फर्म लिखना है, यहाँ इंडिविजुअल होता है, यहाँ फर्म होता है। एट अ वेरियस लेवल ऑफ द प्राइस इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो इस तरीके से आप इसमें याद कर सकते हो। और इसमें अगर अंडरलाइन करें तो इसमें क्या क्या चीज़ अंडरलाइन करनी पड़ेंगी। अ कर्व वेयर द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ डिमांड, अब देखिए यहाँ पे आपको डिमांड याद करना है, और यहाँ पे हाउस होल्ड के बारे में हम लोग सोचते हैं, एक इंडिविजुअल आदमी के बारे में सोचते हैं। एट वेरियस लेवल इट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इस तरीके से आप लर्न करते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया डिमांड कर्व के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड का वीडियो था। तो इंडिविजुअल डिमांड हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिया। सारे नोट्स जो भी मैं आपको बना रहा हूँ ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखिएगा, तो आपको थोड़ा सा इसमें नंबर अच्छे मिलेंगे। और जो मैंने अंडरलाइन किया है इस तरीके से एग्ज़ाम में अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा, अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि कितना कंपैरेटिव स्टडी कितना ईजी होता है। आपने डिमांड पढ़ा, उसके संग सप्लाई पढ़ लिया, तो आपका वो दोनों टॉपिक तैयार हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी डिमांड और सप्लाई का पूरा चैप्टर ही हम लोग इस तरीके से ही पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी भी ऐसे ही पढ़ेंगे, उससे आपको ईजी होगा तैयार करने में एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में तैयार करना है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।